प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास में अध्याय 6 चैप्टर 6 में प्राचीन राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में अध्ययन किया है, जिसमें शासकों का चयन किस प्रकार से होता था, उसमें यज्ञ किए जाते थे, जनपद एवं महाजनपद के बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में, उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में तथा दो प्रमुख महाजनपद मगध एवं वज्जी के बारे में अध्ययन किए हैं। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, जिससे चैप्टर को समझने में भी सुविधा होगी और साथ में परीक्षा में हमें प्रश्न के उत्तर लिखने में भी आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो इसमें देखते हैं कौन सही और कौन गलत है। पहला है महाजनपद 3 प्रकार के होते थे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि महाजनपद 2 प्रकार के होते थे। एक राजतंत्रात्मक, जिसमें राजा आनुवांशिक होता था, और एक गणतंत्रात्मक, जिसमें राजा का चयन जनता के द्वारा किया जाता था। अर्थात यह गलत है, इसमें गलत का निशान लगाएंगे। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा था, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी और कृषि उपकरण के रूप में लोहा का प्रयोग होने लगा था। इसलिए पशुपालन का महत्व घटा था, कृषि का महत्व बढ़ा था। हम लोगों ने 4 आश्रम के बारे में देखा है। 4 आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सबसे पहले इसका विवरण कहाँ मिलता है? यहाँ लिखा हुआ है जावालोपनिषद में। तो ये बिल्कुल सही है। 4 आश्रम जो वैदिक काल में, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में था, उसका विवरण जावालोपनिषद में मिलता है। उपनिषद, वेद के बाद वैदिक काल में जो रचनाएं की गई, उसमें सबसे पहले वेद, 4 वेद हैं। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक ग्रंथ और अंत में उपनिषद ग्रंथ की रचना की गई थी, और उसी में एक जावालोपनिषद है, और इसी में पहली बार 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। अब है उत्तर भारत 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। तो हम लोग देख चुके हैं कि नहीं, उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। अर्थात यह कथन गलत है। अगर भारत के मानचित्र में इन महाजनपदों को देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। जैसे यहाँ देख रहे हैं मगध, अंग, वज्जी, इसी तरह से ये सब महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं जो 16 थे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सही गलत कथन के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर संक्षेप में लिखना है। जैसे राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था? तो हम लोगों ने 3 बड़े यज्ञों की चर्चा किए हैं, जिसमें एक अश्वमेध यज्ञ था और ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसका आयोजन राजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए करता था। अर्थात इसमें राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था, और जितने क्षेत्र में घोड़ा विचरण करता था, घूमता था, भ्रमण करता था, उतना दूर तक का क्षेत्र उस राजा का होता था। कुरु जनपद, हम लोगों ने कई जनपदों की चर्चा की है, उसमें एक कुरु जनपद है। तो कुरु जनपद कितने जन के मिलने से बना था, उनका नाम बताना है, लिखना है। तो हम लोग देखे हैं कि जन के मिलने से जनपद बनता था, और 2 जन, एक पुरु, पुरु और एक भारत, ये 2 जनपद मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया था। अर्थात इसमें 2 जनपद थे, कुरु और भारत, भारत, और दोनों मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया था। अब महाजनपद काल में राजा किन लोगों से कर वसूल करता था? तो हम लोगों ने देखा है कि इस समय कृषि का महत्व बढ़ रहा था। कुछ लोग व्यापार वाणिज्य भी करते थे। तो राजा को आय का, कर का मुख्य स्रोत कृषि था, अर्थात किसानों से वसूलता था। और
अन्य व्यापारियों, शिल्पकारों आदि से भी कुछ कर लिए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से कृषि पर कर लगता था, जो उपज का 1/6 भाग होता था और वह किसानों से वसूला जाता था। गणों की सभाओं में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था? ध्यान देना है, कौन सा नहीं ले सकता था। तो गण कहाँ थे? तो हम लोगों ने 16 महाजनपदों में एक महाजनपद बज्जी के बारे में देखा है, और बज्जी में 8 गण शामिल थे। 8 गण मिलकर बज्जी महाजनपद संघ का निर्माण हुआ था, और इसमें सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें चर्चाएं होती थी, और इस चर्चा में भाग नहीं लेने वाले थे स्त्रियां, दास एवं कर्मकार, जो इनकी सभाओं में भाग नहीं लेते थे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने के लिए दिया गया है, अर्थात अपने सहपाठियों के साथ, शिक्षक के साथ, अन्य जो लोग जिनके साथ आप रहते हैं, जानते हैं, उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी, लोहे का प्रयोग होने लगा था, और यह उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से पहला प्रमाण मिला है। और लोहे के कारण लकड़ी के जगह पर हल का फाल लोहे का बनने लगा, जिससे जमीन की अधिक खुदाई होने लगी, जुताई अच्छी होने लगी, और उसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ने से राजा को अधिक कर मिलने लगा, राजा शक्तिशाली होने लगा, इसलिए राजाओं द्वारा भी कृषि कार्य को बढ़ावा दिया गया। अब है आज के गणराज्य से बज्जी कैसे भिन्न था। तो आज के गणराज्य में हम लोग वोट देते हैं, वोट जिनको देते हैं वे लोग फिर अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, और वे प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चयन होता है हमारे देश में, और इसी प्रकार से अलग अलग देशों में इसी से मिलती जुलती कुछ अलग गणराज्यीय व्यवस्था है, जहां गणराज्य है अर्थात लोकतंत्र है। बाजी गणराज्य चूंकि 8 गणों का समूह था, तो एक निर्वाचित समूह होता था, यानी कई लोगों का निर्वाचन होता था, और वह समूह मिलकर गणराज्य को चलाते थे, शासन को चलाते थे। हालांकि आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होता है। तो इस तरह से वज्जी गणराज्य आज के गणराज्य से भिन्न था। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया? तो मगध के शक्तिशाली होने के, महत्वपूर्ण होने के कई कारण थे, जिसको पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। सबसे पहला कि गंगा घाटी में स्थित था, गंगा और सोन घाटी में स्थित होने के कारण उपजाऊ भूमि मिला। दूसरा, गंगा और सोन घाटी में स्थित होने के कारण सुलभ जल परिवहन की सुविधा मिली, और जल की उपलब्धता के कारण भी अन्य प्रकार की गतिविधियों का विकास हुआ। तो एक गंगा घाटी सोन घाटी में स्थित था, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी और जल यातायात की सुविधा मिलना। उसके बाद दक्षिणी भाग, मगध गणराज्य का दक्षिणी भाग जो झारखंड के क्षेत्र में स्थित था, यहां से लोहा मिलता था, और लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, और साथ ही साथ अच्छे उपकरण, जो युद्ध में अच्छे हथियार बनने लगे थे, युद्ध में प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था, जो अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने लगा था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय में दिए गए प्रमुख प्रश्नों पर अभ्यास किया। अब अंत में आइए भारत के मानचित्र में महाजनपदों की स्थिति को देखते हैं। यहाँ हम भारत के मानचित्र देख रहे हैं, और इस मानचित्र में यह एक रेखा देख रहे हैं, लाल जो ये रेखा है, जो मानचित्र में ब्लू रंग से जल को दिखाया जाता है, एक गंगा नदी है, और इसी गंगा नदी के दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध को देख रहे हैं, और उत्तर में वज्जी महाजनपद स्थित है। यहाँ अंग है, और एक कौशाम्बी, कौशल, वत्स एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती जो देख रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, गुजरात की सीमा तक है। इसी तरह से अभी हम लोग कुरु की चर्चा कर रहे थे, जो भारत और कुरु मिलकर पुरु बना था, भारत और पुरु मिलकर कुरु बना था।
और ये कुछ अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जो आज के अफगानिस्तान में है, जैसे गांधार को। तो ये सब प्रमुख महाजनपद हैं जिसको हम लोगों ने इस मानचित्र में देखा है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो के दूसरे भाग में प्राचीन राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख प्रश्नों का हल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।